नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। खबरों की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करते हैं, जहां उत्तर प्रदेश विधानसभा उपचुनाव के रुझान अब आ गए हैं। रुझानों में भारतीय जनता पार्टी 5 सीटों पर आगे है, तो वहीं समाजवादी पार्टी इस वक्त 3 सीटों पर आगे चल रही है। कुल 9 सीटों पर विधानसभा के उपचुनाव हो रहे हैं और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ी लीड मिलती हुई नजर आ रही है। रुझानों में साफ तौर पर स्पष्ट है कि समाजवादी पार्टी फिलहाल इस वक्त 3 सीटों पर आगे है, जबकि भारतीय जनता पार्टी 5 सीटों पर आगे चल रही है। इसके साथ ही रुझानों में राष्ट्रीय लोकदल यानी आरएलडी भी 1 सीट पर आगे चल रही है। गाजियाबाद की बात की जाए तो गाजियाबाद से भारतीय जनता पार्टी के संजीव शर्मा लगातार आगे चल रहे हैं। खैर से भारतीय जनता पार्टी के सुरेंद्र दिलेर आगे हैं, तो वहीं फूलपुर से भारतीय जनता पार्टी के दीपक पटेल आगे चल रहे हैं। यह बड़ी खबर उत्तर प्रदेश विधानसभा उपचुनाव से जुड़ी हुई हम आपको बता रहे हैं। सबसे ताजा तरीन घटनाक्रम आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। बात यदि कुंदरकी की करें तो वहां से भारतीय जनता पार्टी के रामवीर सिंह आगे हैं। यह एक बड़ा उलटफेर है, क्योंकि यह जियाउर रहमान वर्ग की सीट थी और वहां पर भारतीय जनता पार्टी एक उलटफेर करती हुई नजर आ रही है। मीरापुर से बात करें तो राष्ट्रीय लोकदल के मिथिलेश पाल आगे चल रहे हैं। सीसामऊ से समाजवादी पार्टी की नसीम सोलंकी आगे है। इरफान सोलंकी की यह सीट थी, कन्विक्शन के बाद उनकी यह सीट खाली हुई थी और वहां पर समाजवादी पार्टी ही लीड कर रही है। सबसे हॉट सीट की बात करें, करहल, अखिलेश यादव की विधानसभा कंस्टिट्यूएंसी करहल की बात करें तो वहां से समाजवादी पार्टी के तेज प्रताप सिंह यादव आगे चल रहे हैं, जबकि कटहरी से बीजेपी के धर्मराज निषाद आगे चल रहे हैं। तो रुझानों में समाजवादी पार्टी इस वक्त 3 सीटों पर आगे है, भारतीय जनता पार्टी 5 सीटों पर और 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी एनडीए उसी की सहयोगी आरएलडी आगे है। तो यदि इस इक्वेशन को देखें तो आप इन 9 सीटों में मान सकते हैं कि एनडीए 6 सीटों पर आगे है और इंडिया गठबंधन 3 सीटों पर आगे है। तो यह एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर भारतीय जनता पार्टी के नाते इसे देखा जाएगा, खासकर तब यदि कुंदरकी की बात करें मुरादाबाद की, तो वहां पर एक बड़ा उलटफेर है। भारतीय जनता पार्टी अच्छे ह्यूज मार्जिन से लीड कर रही है। जियाउर रहमान की यह सीट थी, जब वह संसद की सदस्यता उन्होंने एक्सेप्ट की, जब वह सांसद बने उसके बाद से यह सीट खाली थी। यह काफी दिनों से, काफी वक्त से समाजवादी पार्टी की सीट थी, लेकिन अब यहां भारतीय जनता पार्टी लगभग कब्जा करते हुए नजर आ रही है। तो आज यह फैसले का दिन और इस फैसले के दिन की हर एक ताजा अपडेट हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। इसके साथ ही हम आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा उपचुनाव जो बिल्कुल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और भारतीय जनता पार्टी के लिए भी साख का सवाल था, उसे लेकर सबसे लेटेस्ट अपडेट हमारे विशेष संवाददाता आनंद सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधे उनका रुख करेंगे। आनंद, दी डे बिल्कुल है ये आज, और आज का ही इंतजार तमाम यूपी वासियों का था और खासकर बेचैनी सबसे ज्यादा समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की। जो लेटेस्ट ट्रेंड्स नजर आ रहे हैं, जो रुझानों में हम देख रहे हैं, उसमें साफ तौर पर बीजेपी एनडीए हैज एन एज ओवर इंडिया गठबंधन एसपी। ऐसे में आप इस रिजल्ट को कैसे आंकते हैं और क्या यह बिल्कुल अपेक्षित था? आनंद। हाँ बिल्कुल कुणाल, देखिए अगर हम 9 सीटों की बात करें और 9 सीटों के जो पहले के रिजल्ट के नतीजे थे, अगर उन पर नजर डालें तो इसमें से 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के पास थी, जबकि 4 सीटें समाजवादी पार्टी गठबंधन के पास थी। मिल्कीपुर को अगर हम जोड़ लें तो 5-5 का मुकाबला होता है, क्योंकि मिल्कीपुर में चुनाव नहीं है, तो 5 और 4 से एक एनडीए को एज है यहाँ पर। और जो नतीजे अभी आ रहे हैं कुणाल, उसमें भी अगर आप देखें तो 6 सीटों पर 6-3 से एनडीए को बढ़त है, यानी भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को 6 सीटों पर बढ़त मिली हुई है। 3 सीटों पर समाजवादी पार्टी आगे चल रही है। 3 जो सीटें जहां पर समाजवादी पार्टी आगे है वो आप सीसामऊ की सीट ले लीजिए, कटेरी की सीट पर एक मार्जिन अभी बहुत कम अंतर से समाजवादी पार्टी आगे है, लेकिन फिलहाल वो आगे हो गई है। और एक जो अन्य सीट है समाजवादी पार्टी जहां पर लगातार आगे चल रही है, वो आप कह सकते हैं कि सीसामऊ और कटेरी के बाद करहल आनंद के अलावा करहल जो उनकी सबसे सेफ सीट है। तो इन 3 सीटों में समाजवादी पार्टी हाल आगे है।
और 6 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, जो जिन सीटों पर आप कह सकते हैं कि 1-2 सीटें ऐसी हैं जहां पर, जैसे कटेरी की सीट, वहां पर जो अंतर है वो 3-3.5 हजार के आसपास का है। इसके अलावा जो अन्य सीटें हैं वहां पर एक कंसोलिडेट होता जा रहा है, जो पोजीशन है, जो लीड का अंतर है वो लगातार बढ़ रहा है सभी प्रत्याशियों का। तो आप ये कह सकते हैं कि 6-3 का अंतिम नतीजा आ सकता है। हो सकता है कि 7-2 हो या 6-3 हो। तो आप इसको अगर नतीजों में देखें तो कुणाल, तो भारतीय जनता पार्टी को एक बढ़त यहाँ पर जरूर मिलती दिखाई दे रही है। कम से कम लोकसभा चुनाव से अगर इसकी समीक्षा करें, लोकसभा चुनाव से इसको जोड़कर देखें, तो लोकसभा चुनाव में जो नतीजे आए थे, जिस तरह का बीजेपी को वहां पर सेटबैक लगा था, वो कहीं ना कहीं बीजेपी इसको इसमें डायल्यूट करके नजर आ रही है। जी, बहुत धन्यवाद आपका आनंद। आप तमाम घटनाक्रम पर बिल्कुल नजर बनाए रखिएगा। हम आपके साथ दोबारा जुड़ेंगे। तो हमारे विशेष संवाददाता आनंद सिंह बता रहे थे कि किस तरह कुल 6 सीटों पर एनडीए गठबंधन आगे है, 3 सीटों पर ही इंडिया गठबंधन, और खासकर चूंकि समाजवादी पार्टी ही कॉन्टेस्ट कर रही थी इंडिया गठबंधन की तरफ से, वह आगे है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को एक क्लियर एज मिला है इस विधानसभा उपचुनाव में। साख की जो लड़ाई अब बनी हुई थी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए उन्होंने अपनी पूरी ताकत झोंकी थी, भारतीय जनता पार्टी ने भी अपनी पूरी ताकत झोंकी थी, और ऐसे में उसके फेवर में ये जाता हुआ रिजल्ट। और विधानसभा उपचुनाव के इसी नतीजे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ विनय राय जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मैनेजिंग एडिटर एपीएन न्यूज के। विनय राय जी, स्वागत है आपका। आप इस नतीजों को खासकर यदि हम फोकस करें कुंदरकी की, क्योंकि कुंदरकी की एक सीट है जो समाजवादी पार्टी की सीट रही है, और वहां पर ह्यूज मार्जिन से भारतीय जनता पार्टी आगे है। ऐसे में एक बड़ा अप्रत्याशित सा रिजल्ट आ रहा है, और एक ओवरऑल सिनेरियो आप क्या देखते हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए भी यह साख की लड़ाई थी, पूरी ताकत उन्होंने झोंकी थी, और ऐसे में इस रिजल्ट्स का आना क्या आपको लगता है अपेक्षित था? विनय जी। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जब भी उपचुनाव होता है, इसमें जो मैक्सिमम जो फायदा होता है वो जो सत्ताधारी दल होता है, जिसकी सरकार होती है, उसको मिलता है। और कई बार देखा जाता है, मतदाताओं के मन में रहता है कि अगर 5 सीट, 10 सीट या 12 सीटों का उपचुनाव होता है, और जो सत्ताधारी दल होता है वो अपने एक कंफर्टेबल मेजॉरिटी के साथ जब होता है, तो उसको लगता है कि हार जीत का फायदा तो कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर सत्ताधारी दल का विधायक हारता है तो नुकसान जरूर क्षेत्र को उठाना पड़ता है। जो डेवलपमेंट की चीजें होती हैं वो रुक जाती हैं, क्योंकि आमतौर पर देखा गया है कि जो अपोजिशन के जो विधायक हैं वो क्षेत्र में प्रभाव नहीं डाल पाते हैं। दूसरी सबसे बड़ी चीज है, अगर अपोजिशन की नजर से अगर हम देखें पूरे परिणाम को, तो उनका पहले दिन से ही इस बात को लेकर लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर चला है कि प्रशासन और सत्ता का दुरुपयोग किया गया, खासतौर से वोटों को जिस तरह से वोटर लिस्ट से हटाया गया, फिर जो मेजॉरिटी वोट जो सत्ताधारी दल के खिलाफ थे उसको कैसे वोट डालने से रोका गया, ये चीजें चलती हैं। और कई बार ये देखा गया है कि जब आमने सामने की जब लड़ाई होती है तो उसमें वोटर सीधे सीधे बढ़ जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास इस समय कम से कम एक नारा जो खासतौर से काम किया इस उत्तर प्रदेश में कि बटोगे तो कटोगे, ये एक असरदार नारा साबित हुआ और सबको एक संदेश देने में कामयाब हुआ कि खासतौर पे जो दंगे के माहौल बन जाते हैं या कहीं कहीं पर जो आपसी तनाव बन जाते हैं, तो अगर आप एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, नारा जरूर दिया गया, लेकिन वो बात बनी नहीं। और जो पीढ़ी का नारा था उसमें एक तरीके से देखा गया कि अगर परिणाम 4 सीट वाली ये सपा जीत जाती तो उसका असर क्या पड़ता। तो एक मैसेज के तौर पे जरूर चीजें आती कि बीजेपी जो सत्ताधारी दल है उसका जनाधार कम हो रहा है, 27 को लेकर के तरह तरह के कयास लगाए जाते। कुछ लोग तो यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश की लीडरशिप के बारे में भी चिंता करने लगे थे। लेकिन सवाल यही उठता है कि आज की तारीख में तीसा मऊ करहल जो कि एक तरह से मेजॉरिटी वोट बैंक वाला हिस्सा था वो सपा के पास है। आज भी कचहरी में काफी क्लोज कॉन्टेस्ट चल रहा है, क्योंकि वो भी कास्ट फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट। अभी भी मैं कहूंगा इस चुनाव में कास्ट फैक्टर नहीं गया है, भले ये नारा जरूर दिया गया कि बटोगे तो कटोगे, लेकिन कास्ट फैक्टर कहीं कहीं कंटेंट है, एक साथ जुड़ा हुआ है और उसको देखना पड़ेगा खासतौर से राजनीतिक समीक्षकों को कि आखिरकार ऐसी क्या स्थिति आ गई है कि जातिगत रेखाएं इतनी तगड़ी बन गई। मजमा की भी स्थिति वही है। कुदरती की बात जरूर आप कर रहे हैं, लेकिन शुरुआती दौर में 2 सीटों को लेकर के सबका स्पष्ट मत था कि गाजियाबाद भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, और करहल जो सीट है जसवंत नगर के विधानसभा से के बगल में पड़ती है और मैनपुरी जिले का हिस्सा है, खासतौर से सफाई गांव का बगल का हिस्सा मैं कह सकता हूँ। और करहल का एक पुराना इतिहास रहा है, क्योंकि मुलायम सिंह यादव करहल में ही शिक्षक हुआ करते थे, तो उन्हीं के परिवार से चुनाव भी लड़ रहे थे तेज प्रताप। तो परिस्थितियां इस बार जब पूरा परिणाम सामने आ जाएगा तो सबके लिए समझने का एक नजरिया होगा कि बूथ वाइज आप समीक्षा करें कि किस कास्ट का कितना पोलराइजेशन हुआ है, उस कास्ट को लेकर के किस तरह का
सत्ताधारी या अपोजिशन दल का रुझान रहा है, तब जाकर स्थितियां स्पष्ट होंगी। लेकिन इतना मान के चलिए, परिणाम आने के बाद आरोप प्रत्यारोप का दौर चलेगा। विरोधी विपक्ष की जो पार्टियां हैं वो सत्ताधारी दल पर एक स्पष्ट दबाव लगाएगी कि सत्ता और प्रशासन, पुलिस का दुरुपयोग किया गया, उनके वोटरों को डालने से रोका गया, खुलेआम बूथ की कैप्चरिंग सरकारी दल सत्ता के द्वारा की गई, ये आरोप चलेगा। ओके, आप बने रहिएगा हमारे साथ। विनय जी, हमारे साथ हमारे दो और खास मेहमान इस बीच जुड़ चुके हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के तरफ से प्रदीप सिंह जी जुड़े हैं, वहीं समाजवादी पार्टी के तरफ से पूजा मिश्रा जी भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। आप दोनों का खास स्वागत है इस प्रोग्राम में। पूजा जी, आप इन रिजल्ट्स को, या अभी के तौर पर हम इसे रुझानों को कहें, आप इसे अपने नज़रिए से, समाजवादी पार्टी के नज़रिए से कैसे आंकती हैं? क्या आपको इसी रिजल्ट की अपेक्षा थी, या आपको लगता है कि आप इससे बेहतर कर सकती थी और कहीं ना कहीं आपको बैकफुट पर ढकेला गया है? पूजा जी। कुणाल जी, बिल्कुल कुणाल जी, और ये जो है पूरे देश ने देखा था किस तरीके से जो है वोटिंग वाले दिन ये प्रयास किया गया कि वोटर्स जो है वोटिंग बूथ पर ना जा सके, वोट ना डाल सके। और आपने भी वो विजुअल्स आज चलाए होंगे जहां पर वोटर्स भी कहते हुए देखे गए थे कि हमें जाने दीजिए, अगर हमें पीठासीन मना कर देगा, बोलेगा कि हमारी वोट नहीं पड़ेगी तो हम वोट नहीं डालेंगे, पर हमें एटलीस्ट बूथ तक तो जाने दीजिए। अगर जो है उत्तर प्रदेश में आपने 9 विधानसभा सीटों में ये हालात देखे हैं तो इस चीज को मान लेना पड़ेगा कि किस तरीके से जो है वोटर्स को बूथ तक जाने से रोका गया हुआ था। तो उसके बावजूद भी अगर आप सोचिए कुणाल जी, ये रुझान आ रहे हैं तो ये तो बहुत बेहतर है। जहाँ पे जो है इलेक्शन कमीशन, आप मत मानिए समाजवादी पार्टी का, मैं इससे पहले राजनीतिक विश्लेषक थे, उन्होंने बोला कि ये तो प्रत्यारोप का चलेगा, दौर चलेगा। तो आप ये देखिए कुणाल जी, इसको तो इलेक्शन कमीशन ने भी इस चीज को, बात को मानी, वरना जो है 7 पुलिस कर्मियों को उनको निलंबित करने की आवश्यकता क्या पड़ सकती थी? उन्होंने निलंबन किया। और उसके पहले भी जो हमने लेटर लिखा था उस पर भी संज्ञान लेते हुए इस चीज को क्लियर किया है कि पुलिस प्रशासन का ये जो है कार्य नहीं है कि वो उनके आईडी चेक करे। उसके बावजूद भी आपने देखा आईडी छोड़िए, वो तो वोट डालने ही नहीं दे रहे थे। तो आप किसके लिए कर रहे थे? वो तो चुनाव लड़ नहीं रहे थे कि उनको अपना चुनाव लड़ना है, कि वो विधायक के प्रत्याशी हैं, नहीं, वो सरकार के लिए कर रहे थे। वो इलेक्शन कमीशन जब कह रही है कि भाई आपको आईडी नहीं चेक करना है, वो इलेक्शन कमीशन की बात को न मानते हुए अवहेलना कर जा रहे हैं, तो क्या इलेक्शन कमीशन के लिए कर जा रहे हैं? ठीक है। और अगर भाजपा कहती है कि जो है हम गलत कर रहे थे तो उनको भी जाना चाहिए था, एप्लीकेशन देना चाहिए था। हाँ। और उसके बावजूद भी कुणाल जी इस तरीके की अगर रुझान दिख रहे हैं, तब मैं देख रही हूँ सुबह से कहीं अभी इस वक्त भी कोई चैनल 2 दिखा रहे हैं, कोई चैनल 3 दिखा रहे हैं कि जिसमें समाजवादी पार्टी आगे चल रही है। और कुंदरकी तो बिल्कुल बधाई की पात्र है, क्योंकि कुंदरकी में बहुत परेशान किया गया वोटर्स को, लेकिन उसके बावजूद भी वहां पे मत प्रतिशत ज्यादा रहा और वहां के वोटर्स ने जो है 2 बजे के बाद में, आप देखेंगे कुणाल जी, जब माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने कॉन्फ्रेंस होने के बाद में जब इलेक्शन कमीशन ने एक्शन लिया है, उसके बाद में मत प्रतिशत बढ़ा है। अगर शायद यही जो है आगे और हो गया होता तो और मत प्रतिशत बढ़ता, वोटर्स जाते हैं, हम तब हारते भी तो भी हमें लगता कि नहीं ठीक है, जनता का जनादेश। अब तो ये समझ में नहीं आएगा ना कि जनता का जनादेश है कि सत्ता का जो है दुरुपयोग है, इसमें ही रहेगा। अगर वोट प्रतिशत बढ़ने दिया गया होता तो हम मानते हैं कि जनता का जनादेश जो है हमारे पक्ष में याद करते हैं। ओके प्रदीप जी, लेकिन एक बात तो माननी पड़ेगी ना प्रदीप जी, अब देखिए निलंबन तो हुआ है कई पदाधिकारी कर्मचारियों का चुनाव आयोग के द्वारा, इसका मतलब कहीं ना कहीं लैप्स हुआ था। उस लैप्स को आप सीरियसली लेते हैं, अकाउंटेबल समझते हैं? और जो आरोप पूजा मिश्रा जी लगा रही हैं कि जिस तरह से मशीनरी का दुरुपयोग हो गया है, उस पर क्या कहना है? और यदि पिछले के तुलना के हिसाब से, पिछले चुनावों के रिजल्ट्स के हिसाब से इसकी भी तुलना करें तो आप बेशक एज पर हैं, लेकिन वो एक मामूली एज है, आप एक ही सीट को बढ़ा पा रहे हैं। एक क्लीन स्वीप की जो बात चल रही थी वह नहीं हो पाई। इसका मतलब आपको लगता है कि आपने जो नारा दिया था वह नारा जनता के मन में घर नहीं किया और कहीं कुछ गुंजाइश बाकी रह गई? प्रदीप जी। सर, अभी 12 बजने में 15 मिनट बाकी हैं कुणाल जी। ओके, ठीक है, बहुत सारे सवाल आपने एक साथ पूछ दिए, तो मैं बताता हूँ। देखिए, जब विपक्ष या कोई भी प्रार्थी जो है चुनाव आयोग में जाता है और एप्लीकेशन डालता है, तो चुनाव आयोग चूंकि एक स्वतंत्र संस्था है तो वो अपने हिसाब से वो कार्रवाई करते हैं, अपने हिसाब से निर्णय लेते हैं। उन्होंने कार्रवाई की। अभी क्या है कि वो कार्रवाई का प्रतिफल आ जाए और फिर देखा जाए तो ज्यादा मैच्योर होगा कहना। अभी देखिए क्या है कि वो भी राजनीतिक दल, प्रार्थी एक राजनीतिक दल है, उन्होंने किस प्रकार चुनाव, लोकसभा के चुनाव में और अभी, तो जो आंकड़े, जो रुझान अभी तक आए हुए हैं, उनके आधार पे
10 मिनट और रुकना, जब तक शायद हमारा कार्यक्रम चलता रहेगा। हाँ। और उसके बाद कुछ कहना ज्यादा हितकर होगा। और आप देखिए उत्तर प्रदेश में बहन जी जो सपा से बोल रही थी कि कुछ जगह 2 दिखाया जा रहा है, कुछ जगह 3 दिखाया जा रहा है, तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। हाँ। जहां तक आरोपों की बात है तो देखिए समाजवादी पार्टी आरोपों को लगाने के अलावा करती क्या है। जब उनका शासन था तब उन्होंने क्या किया और उसके बाद से वो क्या कर रहे हैं। आप बताइए, विपक्ष के नाते क्या ऐसे मुद्दे उठाना जिनसे किसी का लाभ ना हो, केवल तुष्टीकरण होता हो, वो कहां तक स्वीकार किया जाएगा। महाराष्ट्र में भी अभी मैं जो मेरा स्टांस उत्तर प्रदेश पे है, झारखंड पे है, वही मेरा महाराष्ट्र पे भी है। आप देखिए किस प्रकार के रुझान वहां पे हैं और जनादे क्या है। तो हम एक परिपक्व लोकतंत्र में हैं और सबसे बड़े लोकतंत्र में हैं। और देखिए आप देखिए केंद्र और राज्यों के चुनाव निश्चित तौर पे एक दूसरे के पूरक हैं। आप ये कह लीजिए कि जनता एकदम जगी हुई है। जनता की जागरूकता से कोई जो है ना अपनी अस्वीकारता नहीं बता सकता। और बहुत ज्यादा समय न लेते हुए मैं सीधे से ये कहूंगा कि देखिए जनता भी आजिज आ चुकी है इनके आरोपों से। ठीक है, रिजल्ट आ जाने दीजिए, उसके बाद तस्वीर एकदम से साफ हो जाएगी। कम से कम उत्तर प्रदेश के मामले में आपको ये स्वीकार करना ही होगा कि देखिए जिस प्रकार से भ्रम फैला करके आम चुनाव की गाथा रची गई और उसके बाद इनके एक्शन और इनके नेताओं की जो प्रतिक्रियाएं थी, जो उद्दंडता थी, वो किस प्रकार से बढ़ी थी। वो ऐसा प्रतीत होता था कि हम सरकार में हैं और हम विपक्ष में हैं। ठीक है। और ये विपक्ष में है और ये लोग किस प्रकार से बातें करते हैं, किस प्रकार से स्टेटमेंट देते हैं। और देखिए ये चलिए यहाँ तक तो बात ठीक है। लेकिन आप अनजान कार्यकर्ताओं को, जिनको हो सकता है कि संविधान की ठीक जानकारी ना हो, आपके उस एक्शन से समाजवादी पार्टी के कितने कार्यकर्ता आज जेल में हैं। ठीक है। हर आदमी को संविधान का कितना ज्ञान हो उसकी बात की बात है, लेकिन किस प्रकार से इन लोगों ने बड़बोलापन दिखाया और आज इनके कितने कार्यकर्ताओं का नुकसान हुआ है, उसके लिए केवल समाजवादी पार्टी का नेतृत्व और उनके नेता जिम्मेदार। ठीक है प्रदीप जी, वैसे तो हम रुझानों पर ही बात कर रहे हैं, रिजल्ट्स आने में तो वक्त लग जाएगा, उसी के अनुसार हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। विनय जी भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अब देखिए प्रदीप जी, लेकिन आपने एक बात कही, आप बात कहे कि जो बात बताई गई विपक्ष के तरफ से, नैरेटिव तो खैर आप भी चलाए ना भाई, बटोगे तो कटोगे, एक नैरेटिव के सहारे पॉलिटिक्स को ले जा रहे हैं। विनय जी, आपको लगता है लोकसभा चुनाव में जो एक मिनट आ रहे हैं प्रदीप जी, लोकसभा चुनाव में जो एक नैरेटिव चला था इंडिया गठबंधन की तरफ से, वो आरक्षण को लेकर, वो उस समय क्लिक कर गया था, खासकर उत्तर प्रदेश के प्रदर्शन में, वह इस बार उसका कंटिन्यूएशन नहीं हो पाया? क्योंकि एक तरह से यदि उसका रिजल्टेंट निकलकर सामने आता तो एक अलग कहानी होती, अदरवाइज एक स्टेटस क्वो पर तो अभी भी उत्तर प्रदेश विधानसभा उपचुनाव के रुझान हैं ही। विनय जी, देखिए सबसे बड़ी बात है कि आम चुनाव के जो ट्रेंड होते हैं उसको उपचुनाव से कनेक्ट नहीं करना चाहिए। आम चुनाव खुले तौर पे पूरे देश में हो रहा था, उस तरीके से उसकी कैंपेनिंग हुई, उसका परिणाम आपके सामने है। उपचुनाव की अगर बात करें तो ऐसा नहीं है कि अगर नारा सटीक पूरा तय हो जाता तब तो फिर 80 और 20 का मामला लग जाता, लेकिन आज की तारीख में ऐसा परिणाम नहीं आया है। ये जाहिर सी बात है, मैं जो बार बार कह रहा हूँ, उपचुनाव आज केवल उत्तर प्रदेश की बात नहीं है, किसी भी राज्य में उपचुनाव होता है ये माना जाता है। भले अपोजिशन चुनाव लड़ता है, लेकिन सबसे माइंडसेट में क्लियर होता है कि सत्ताधारी दल का दबदबा रहेगा, उसके हिसाब से चुनाव ज्यादा चीजें चलेंगे, क्योंकि सारे सत्ता के समीकरण होते हैं, चाहे वो कोटेदार हो, चाहे वो लेखपाल हो, चाहे वो SDM हो, चाहे वो थाने का सिपाही लेकर के जिले का कप्तान हो, हर कुछ सत्ता के तंत्र पे चलता है। तो उनको भी डर होता है कि अभी रूलिंग पार्टी का समय है, अगर वो थोड़ा बहुत उनका साथ नहीं देंगे या उनकी बातों को नहीं सुनेंगे तो उनको भी एक खराब पोस्टिंग का सामना करना पड़ सकता है, कार्रवाई हो सकती है। ये जनरल ट्रेंड है। ये कोई भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है तो ऐसा नहीं है। जब भी जो दल सत्ता में होता है, तो हमने उत्तर प्रदेश में ही बसपा की भी सरकार देखी है, सपा की भी सरकार देखी, भाजपा की सरकार देखी, ये चीजें आती। लेकिन मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि जो अभी परिणाम आने जा रहे हैं इसमें आपको इस बात का मूल्यांकन करना पड़ेगा कि किस कास्ट का किस तरह से वोटों का पोलराइजेशन हुआ है, और मुझे वो चीजें दिख रही है कि कम से कम उसमें कोई बहुत हेर फेर नहीं हुआ है। आपको ठीक है कि कुछ जगहों पर जैसे कहते हैं ना पोलराइजेशन कर देना किसी चीज तरीके से, और एक तरीके से ये मैसेज कम्युनिकेट करना कि भाई ये डेवलपमेंट रुक जाएगा। अभी जो परिस्थितियां थी, आपके एक विधानसभा के चुनाव में कुल 9 जगह चुनाव हो रहे थे, तो सारे संगठन से लगाए सरकार के मंत्री वहां पर कैंप कर रहे थे। एक मैसेज क्लियर था कि अगर ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीतती है तो वहाँ पे विकास की चीजें ठीक रहेंगी, और अगर सपा जीतती है तो उसके परिणाम आपके सामने आएंगे। तो उनका कोई सुनेगा नहीं, कि कोई कहेगा नहीं, तो कौन करने वाला होगा।
अभी की जो परिस्थितियां हैं, आरोप प्रत्यारोप जाहिर सी बात है लगेगा, और चुनाव आयोग ने अगर कार्रवाई की है तो भी आपके सामने कि किसी ने नहीं, भाई कह रहे हो कि कार्रवाई तो किया चुनाव आयोग ने, ऐसी नौबत ही क्यों आई? बिल्कुल बिल्कुल। जब पोलिंग सेंटर पर जाकर के उसके अधिकारी कर्मचारी तैनात हैं किसी का आई कार्ड देखने के लिए, किसी वोटर लिस्ट से मिलान करने के लिए, तो सड़क से कोई जा रहा हो, अगर कोई ऐसा व्यक्ति आपको मिला जो कि उस विधानसभा का नहीं था, तो क्या आपने उसको जेल भेजा? क्या उसे आपने पाबंद किया? क्या आपने कोई चालान किया? ऐसा तो आपने किया नहीं। ये वाजिब सवाल है। बिल्कुल वाजिब सवाल है विनय जी, और इसीलिए पूजा मिश्रा जी आपके पास आते हुए, देखिए यह बात हम शुरू से चर्चा कर रहे थे, डिस्कस कर रहे थे, और जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए भी यह साख की लड़ाई थी, उन्होंने अपनी पूरी ताकत झोंकी थी। उन्होंने तो विशेष निगरानी खुद जाकर के मॉनिटरिंग करना, हर एक ये 9 विधानसभा उपचुनाव ऐसा लगा जैसे मान लीजिए देश का चुनाव हो गया है, और इतनी ताकत झोंकी गई। आपको लगता है कि फिर भी आप जिस परिणाम पर खड़े हैं वो परिणाम आपके लिए सुकून देने वाला है, या फिर आप में एक टीस है कि नहीं कुछ और बेहतर हो सकता था, हम अपने मैसेजिंग में थोड़े पीछे रह गए, कुछ बातें और आगे पहुंचाई जा सकती थी? नहीं कुणाल जी, हमें बस इस बात का दुख है कि जो लोकतंत्र है जहाँ पे वोट डालने देना चाहिए था वो वोट डालने नहीं दिया गया। हमें बहुत खुशी होती अगर जो है वो 80% वोट परसेंट होता है, या फिर जो है वोट प्रतिशत ज्यादा अच्छा दिख करके आता, और उसके बावजूद भी हम हार जाते, तो हमें लगता है कि हम चलते हैं, समीक्षा हम तब भी करेंगे, जीतेंगे हारेंगे तो भी, तब हमें लगता है कि ये जनता का जनादेश आ रहा है, हम कहीं पर फेल हो जा रहे हैं। मैंने शुरुआत में ही कहा कि इसमें ये डिसाइड कर पाना कि ये हम फेल हो रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी अपनी कुर्सी बचाने के चक्कर में जो है इतना ज्यादा बल का प्रयोग कर डाला उन्होंने। आपको पता होगा कि 2024 के परिणाम में इनके यहाँ पे ये खींचतान चल गया कि प्रशासन जिम्मेदार है, संगठन जिम्मेदार है, कि मुख्यमंत्री या सरकार जिम्मेदार है। तो अब की क्या किया गया कि इनके जो संगठन है इनको भी जानकारी होगी कि कहा गया भाई मुख्यमंत्री भाई आप जो है खुद संभाल लीजिएगा, टिकट भी आप दीजिए, आप सीटें भी आप खुद ही निकालिए, और अगर सीटें हारते हैं तो पूरा जिम्मेदारी भी आपके ऊपर होगा, और अगर हार जाते हैं तो आपको पता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी पूर्व मुख्यमंत्री हो जाएंगे। तो उन्होंने अपना बिल्कुल मुझे लगता है कि एक ईगो पे ले लिया, जो कि ये इमेच्योरिटी कह जाएगी एज अ मुख्यमंत्री। मैं जो है राजनीतिक विश्लेषक के साथ में जो है वो बिल्कुल मैं संबंध करूंगी कि सरकार है, कई बार जनता को भी लगता है कि हो सकता है कि जो है अगर हम विधायक चुन भी लेते हैं अपोजिशन का, तो वो हमारी क्योंकि सरकार तो बदलनी नहीं है, तो हो सकता है कि हमारे कार्य ना हो, ये हो सकता है। पर उसके बावजूद भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने सिर्फ इस बात पे फोकस किया कि जनता से कोई मतलब नहीं है, हमें कार्य से कोई मतलब नहीं है, अगर मतलब है तो सिर्फ अपने कुर्सी से मतलब है, उसके लिए हमें प्रशासन का कितना भी दुरुपयोग करना पड़े, और उसको बिल्कुल किया गया, हद तक किया गया। हम जो है जनता पे हमें पूरा भरोसा है, और हमें ये पता है कि जनता का भरोसा हम पर है, तो हमने इसलिए बोला हमारी नैतिक जीत है, और हम उसको एक्सेप्ट भी करते हैं। और अगर जितने भी जो है कमियां जैसे आ रही थी, जिस तरीके से कंप्लेन, हमने जो है 314 कंप्लेंट किए थे इलेक्शन कमीशन के पास में, और तब इलेक्शन कमीशन ने जो है 314 कंप्लेंट किए हैं। अगर इलेक्शन कमीशन ये भी तो कहना कि 314 कंप्लेंट गलत है, ये नहीं कहा इलेक्शन कमीशन ने, तो इसका मतलब है वो कार्रवाई भी की हुई है। तो ये जो 314 कंप्लेंट हमारे हैं, तो हमने जो एक जिम्मेदारी उठानी चाहिए, तो हमने जिम्मेदारी पूरी उठाई हुई थी। ओके पूजा जी। प्रदीप जी, लेकिन एक बात से तो हमें राजी होना होगा ना, आप एक फेयर ग्राउंड तो देंगे ना भाई, जो भी खिलाड़ी हैं, जो भी कंटेस्टेंट हैं, जो भी पार्टियां कंटेस्ट कर रही हैं, राइट टू वोट हर किसी का अधिकार है। प्रिसाइडिंग ऑफिसर चेक करेगा, कार्ड्स समझ में आता है, वहां पर लोग बैठे रहते हैं, चुनाव कर्मचारी वो चेक करेंगे, यह समझ में आता है। बैरिकेड लगा करके यदि आप एक मास को रोकते हैं तो ये राइट टू वोट के अधिकार का एक उल्लंघन है। आपको नहीं लगता है कि ऐसी चीजें एक सभ्य समाज और एक स्वस्थ लोकतंत्र में नहीं होनी चाहिए, और इससे कहीं ना कहीं किरकिरी होती है सर, इस बात को मानना होगा प्रदीप जी, तभी चुनाव आयोग ने इसका संज्ञान लिया है। कुणाल जी, सबसे पहले तो मैं एक चीज क्लियर करना चाहूंगा कि आप सरकार और चुनाव आयोग को मिक्स ना करें। अगर मान लीजिए जो आरोप लगे हैं क्या वो सिद्ध हो गए हैं, तो उसका काम चुनाव आयोग को करना है ना। आप सरकार को क्यों या हमारी पार्टी को क्यों आप कटघरे में खड़ा कर रहे हैं? अगर मैं लॉजिकल ना बात कर रहा हूं तो आप बताइए मुझे। संवैधानिक संस्था, स्वतंत्र संवैधानिक संस्था है चुनाव आयोग, तो अगर उनकी जांच बाद में होती है तो क्या उनको अधिकार है वो आगे वो क्या करेंगे उसको? सरकार उसमें क्यों, मतलब आप ये मानते हैं ना, चलिए भारतीय जनता पार्टी की बात नहीं हो रही है सर, चुनाव आयोग संवैधानिक संस्था है, लेकिन आप प्रशासनिक फेलियर इसे के रूप में आप इसे देखते हैं ना, एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर। जांच पूरी हो गई?
नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ आपकी क्या राय है? नहीं, मैं क्यों उस पर राय दूं? मैं जांच अधिकारी नहीं हूँ। हाँ। और मैं उस पे जो है कोई पार्टी नहीं हूँ। मैं तो अपनी पार्टी का वो रखूंगा। और मैं अगर कोई इलॉजिकल बात करूं तो आप बताइए। चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है। उसके पास अधिकार हैं। वो सरकारी मशीनरी को प्रयोग करके वो उनके परव्यू में आते हैं, उनके जुरिडिक्शन में आते हैं। तो उनको जो निर्णय लेना है वो लेंगे वो। ठीक है, आप एक कंटेस्टिंग पार्टी के रूप में इसे कैसे देखते हैं, ये तो बता सकते हैं? नहीं, कंटेस्टिंग पार्टी के रूप में अगर आप पूछेंगे सर तो मेरे प्रश्न तो बहुत ही भारी हो जाएंगे। आम चुनाव की यादें मेरे दिमाग से कभी हटी नहीं है। ठीक है, समझ गए आपकी बात। विनय जी, अब जो रिजल्ट, जो ओवरऑल पिक्चर हमारे सामने आ गई है, उसमें कोई बहुत ज्यादा उलटफेर हमें देखने को नहीं मिला है। ऐसे में आपको क्या लगता है कि जिन मुद्दों को भुनाया गया, खास तौर पर जनता के सामने परोसा गया, जनता समझदार रही, जनता ने किस चीज को एक्सेप्ट करना है, किसे रिजेक्ट करना है, उस पर वह डटी रही, और ओवरऑल यह जो रिजल्ट निकलकर खास तौर पर रुझान की बात करें सामने आ रहे हैं, इससे आगे आने वाले फ्यूचर इलेक्शंस के लिए, खासकर 27 के लिए, क्या कोई पिक्चर में क्लैरिटी आती है या अभी भी सब वेग सा ही है? देखिए, पहले मैं दो चीजों का स्पष्ट कर दूं। चुनाव आयोग को लेकर के जब जो बयान दिया गया, सरकार को चुनाव आयोग को एक नहीं करना चाहिए, जाहिर सी बात है, चुनाव आयोग एक इंडिपेंडेंट संस्था है, उसको उसी तरह से काम करना है। लेकिन समय समय पर चुनाव आयोग को पहले सवाल खड़े होते रहे हैं। जब नवीन चावला मुख्य चुनाव आयुक्त थे तो भारतीय जनता पार्टी ने उनके कंडक्ट पे भी सवाल खड़े किए। और अभी जब चुनाव हो रहा था, आपको याद होगा 13 तारीख की डेट डिसाइड की गई थी, फिर उसको बढ़ाकर 20 किया गया। तब भी ये सवाल उठा कि भाई इलेक्शन कमीशन के सामने जिस समय उस चुनाव की तिथियों का निर्धारण कर रही थी, सारे फैक्ट सामने गए होंगे। की रिपोर्ट गई हुई, त्योहारों का भी उसके सामने उस नजरिया रहा होगा कि कब फैक्ट पड़ता है, कब दिवाली पड़ती है। बिल्कुल। फिर भी 13 तारीख तय करने के बाद उसको 20 तारीख क्यों करना पड़ा? तो ये कहीं न कहीं या तो प्लानिंग का भाव था चुनाव आयोग के सामने, तो अपोजिशन को मौका किसने दिया तो वो ब्लेम करे कि आखिरकार ऐसा क्यों हुआ। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ही ये सवाल उठाओ, प्रशासन की तरफ से, कि ये चुनाव का पर्व है, खासतौर से यहाँ से डीजीपी का पत्र गया, इसको बढ़ा के 20 कर दिया जाए। ये मौका तो कहीं न कहीं से लेखने से ही आता है। रहा सवाल कि 27 और 24 और आज की तारीख के परिणाम को अगर मिलाना चाहते हैं आप, एक स्पष्ट मान के चलिए कि कोई बहुत बड़ा बदलाव मुझे नहीं दिखता है। क्योंकि अभी भी उत्तर प्रदेश की सियासत जातियों में बटी हुई है। आप किस तरह से अपने वोटर को एक साथ कर पाएंगे? और सबसे बड़ी बात है, भारतीय जनता पार्टी का जो मतदाता था वो तो कहीं न कहीं जागरूक था, लेकिन वर्कर निराश था लोकसभा के आम चुनाव। ये आमतौर पर जो रिपोर्ट भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त हुई थी, उसमें एक तरह से स्पष्ट संदेश था कि वर्कर उस तरीके से खुलकर सामने नहीं आ रहा जैसे पहले चुनाव में खुलकर आता था। बिल्कुल। संघ की निष्क्रियता के लिए बात आई थी कि संघ भी उस तरह से निष्क्रिय है, जिस तरह से उसको सक्रियता रहती थी उस तरह से संघ भी सक्रिय नहीं थी। ये भी बातें खासतौर से इस एक साल में समीक्षा के दौर में आ चुकी है। अब जो परिणाम आया उस चुनाव का, इसमें हर चीज देखा जाएगा। अगर हम महाराष्ट्र का चुनाव आज जीत रहे हैं तो हम नारा ये दे दें कि कटेंगे तो कटेंगे, योगी जी के चलते चुनाव जीत गए, ये तो पूछना पड़ेगा कि क्या देवेंद्र फडणवीस की कार्यक्षमता पे सवाल खड़े हो जाएंगे। हाँ, सही बात है। हरियाणा का चुनाव जीतने के बाद हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने कहा कि हम मोदी जी के चलते चुनाव जीते। तो एक तो तय है कि ओवरऑल जो भी परिणाम आएंगे भारतीय जनता पार्टी के अंदर, केंद्रीय नेतृत्व को उसका श्रेय दिया जाएगा। लेकिन स्थानीय लीडरशिप को भी देना चाहिए। जैसे उत्तर प्रदेश का परिणाम आ रहा है, हम लाइन ऑर्डर की बात बार बार करते हैं, जो सरकारी चीजों का बंटवारा हो रहा है, चाहे अनाज है, चाहे डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम है, उसको लेकर बात कर सकते हैं। ठीक है। इसी तरीके से महाराष्ट्र परिणाम आ रहा है तो हमको देवेंद्र फडणवीस को रेट देना पड़ेगा आज की तारीख में। ओके, बिल्कुल देना पड़ेगा, जो जिसके हक की बात है। अगर लापरवाही करेंगे तो परिणाम आगे भविष्य में अच्छे नहीं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप तीनों खास मेहमान का हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। उत्तर प्रदेश विधानसभा उपचुनाव के जो रुझान है वह आपके सामने है। 9 सीट में 6 पर एनडीए गठबंधन फिलहाल आगे है और 3 पर समाजवादी पार्टी। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।